हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान इतिहास की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में बच्चों जो पार्ट 1 है फ्रांसीसी क्रांति आपका इतिहास का, उसका भाग 5 इसमें हम करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह रॉबेस्पियर ने आतंक का शासन चलाया, किस तरह नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ, किस तरह फ्रांस के अंदर राजतंत्र से गणतंत्र जो है वो लागू हुआ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 1794 से 1799 तक का उदार गणतंत्र फ्रांस के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल कन्वेंशन थी उसने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंप दिया। यानी जो नेशनल कन्वेंशन थी अब उसको कुछ ना कुछ काम तो करते रहना ही था, तो फिर से उसने क्या किया कि जो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व था, हमने देखा था कि विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तरह से 3 भागों में बांट दिया गया था शासनकाल को। और उसमें जो नेशनल कन्वेंशन है उसने एक और संविधान का निर्माण किया जिसमें उसने क्या किया, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व वो 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंप दिया। और उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया डायरेक्टरी। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया जो कि 1795 से 1799 तक जो है चला। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी का जो ये शासन था ये अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा था। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। यानी देखिए जो डायरेक्टरी थी इसके पास पावर्स तो बहुत जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो पावर थी इसके पास वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यानी जो सेनाओं का नियंत्रण है, सेना अध्यक्ष की नियुक्ति है, संधि करने या युद्ध करने का जैसे अधिकार, क्योंकि संधि करने और युद्ध करने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के कारण बहुत सारे लोग जो कंट्री थे, बहुत सारे जो देश थे वो फ्रांस के विरुद्ध हो चुके थे, उसके खिलाफ युद्ध की तैयारियां जो है वो करते रहते थे। ठीक है, डायरेक्टरी के सदस्य जो है वो क्या थे, वो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली और बेकारी बढ़ी। पहले ही फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा चुकी थी, उससे क्या हुआ कि और भी ज़्यादा जो है बेकारी वो बढ़ती जा रही थी। यानी जो प्रॉब्लम है वो दूर होने की बजाय और भी बिगड़ती जा रही थी। व्यापार ठप पड़ गया क्योंकि सारे देश जो है लगभग वो फ्रांस के विरुद्ध हो चुके थे, तो कोई भी उससे व्यापार करना भी नहीं चाहता था। विदेश नीति भी कमज़ोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति जो है वो स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। परास्त करने का मतलब यानी उनको हरा सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर क्या किया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी अब जो है डायरेक्टरी का भी यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टरी की भी यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो उसका भी अंत हो गया। और किसने किया, वो किया नेपोलियन प्रथम ने। ठीक है, यानी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो राजतंत्र से क्या हुआ, किसकी तरफ गया, गणतंत्र की तरफ फ्रांस। ठीक है, अब देखिए नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, गणतंत्र से दोबारा एक बार फिर से एक तरह से राजतंत्र जो है वो स्थापित होने जा रहा था, क्योंकि नेपोलियन ने जो डायरेक्टरी थी उसको ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए 1799 से लेकर 1814 तक फिर क्या हुआ, पुनः राजतंत्र की ओर। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। अब यहाँ पे डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ, यानी जो गणतंत्र है उसका एक तरह से अंत हो गया और नेपोलियन जो है वो राजतंत्र की ओर फ्रांस को बढ़ा रहा था। अब यहाँ पर कहने को जो नेपोलियन है वो फ्रांस का, उसने अपने आप को जो है काउंसिल बना लिया, बट एक्चुअल में क्या था कि जो सत्ता थी वो उसी के हाथ में थी।
और 1804 में उसने अपने आप को सम्राट जो है वो घोषित कर दिया। यानी एक बार स्थिति वहीं के वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, राजतंत्र, फिर गणतंत्र और फिर से राजतंत्र। और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन जो है उसकी शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल जो है वो बदल डाला। ठीक है, उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया। अब यहाँ से नेपोलियन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ठीक, ऐसा क्या हुआ, नेपोलियन ने अपने जो है नेपोलियन वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। ठीक है, और उसने जो है क्या किया, उसने दूसरे देशों पर विजय पानी शुरू कर दी और ये विजय अभियान जो है उसका जोरों शोरों से चलने लगा। 1812 में रूस पर उसने आक्रमण कर दिया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी जो सेना थी उसको बहुत हानि पहुंची। अब वहाँ पर जो तापमान था वो जो है अलग था, सर्दी था, वातावरण बदलता जो है वहाँ पर बदलाव था। ठीक है, और इसके लिए जो नेपोलियन था उसकी सेना जो है वो तैयार नहीं थी, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, उसके बहुत सारे सैनिक जो हैं वो मारे गए। यहीं से उसका पतन जो है वो शुरू हो गया। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया। अब 18 जून 1815 को यानी वाटरलू का युद्ध था जब नेपोलियन का अंत हुआ। उसकी अंतिम पराजय के पश्चात जो है नेपोलियन वो उसको सेंट हेलेना में क्या किया गया, बंदी बना दिया गया और 1821 में उसकी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के लिए यहाँ पर जो है क्या हुआ, उसका अंतिम जो है उसका अंत था। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। अब ये फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में लागू की गई। सिविल संहिता का मतलब क्या है, जिसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ये एक तरह का आप कह सकते हो नेपोलियन द्वारा संविधान में जो अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, उसको हम कहते हैं। एक तरह का नेपोलियन का अपना ये एक संविधान था। इस संहिता को बनाने में पुरातन और नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था। यानी नेपोलियन का संविधान इसको आप कह सकते हो, जो नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था और उसमें कुछ पुराने रूल और कुछ नए रूल का समावेश जो है नेपोलियन कोड में किया गया था। तो इसमें क्या क्या था इस संहिता के द्वारा, फर्स्ट क्या है, जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। यानी जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो सब इसमें बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हों। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। यानी जज जो है उनकी नियुक्ति की जाने लगी, जो मुकदमे की जो सुनवाई है वो करते थे। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। ठीक है, यानी कानून के समक्ष जो है वो सबकी समानता उसको ध्यान में रखा गया। इसके लिए कानून बनाए गए। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। यानी जो व्यक्ति हैं वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति वो रख सकते हैं। और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया कि जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान जो है वो क्या हो गए, नेपोलियन के समर्थक बन गए। यानी जिन किसानों से कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था और जो किसान बहुत दुखी थे, उनको नेपोलियन ने बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया, उनकी ज़मीन का पूरी तरह से मालिकाना हक देकर। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। यानी जो नेपोलियन प्रथम की नेपोलियन कोड जो था वो उसके लिए एक स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है। यानी जो उसकी विजय है, वो जो 40 युद्ध उसने जीते हैं, वो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता जितना मेरी विधि संहिता ही ऐसी, यानी मेरी जो कानून का समावेश मैंने नेपोलियन कोड में किया है वो ऐसी चीज़ है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी यानी बहुत लंबे काल तक ये जो है रहेगी। ऐसा नेपोलियन ने खुद नेपोलियन कोड के बारे में जो है महत्व को स्वीकार किया है। अब यहाँ पे आपको देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी इजी हैं, जिनके आप आंसर आसानी से कर सकते हो। तो ये इनके 1 बाय 1 हम इनके आंसर करेंगे।
पहला प्रश्न जो है वो है डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो डायरेक्टरी जो बनाई गई थी नेशनल कन्वेंशन के द्वारा, उसमें क्या क्या कठिनाई थी। पहला था निरंतर युद्ध की समस्या। निरंतर युद्ध लगातार हो रहे थे और जो उसके जो मेंबर थे वो क्या थे, वो दूसरे पॉइंट पे आप लिख देंगे अनुभवहीन और भ्रष्ट सदस्य थे। तीसरा जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लगातार युद्ध जो है फ्रांस करता रहता था, जिससे आर्थिक तंगी भी आ गई थी। और नंबर 5 था कमजोर विदेश नीति। तो ये 5 कठिनाइयाँ डायरेक्टरी के शासन के समय में थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। सो नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, उन्होंने 1804 में नागरिक संहिता लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी नेपोलियन की ये नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता को लागू करना। तीसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे, इसने कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। परिवहन तथा कर प्रणाली में भी सुधार किया। तो ये भी जो संपत्ति का अधिकार था, व्यक्तिगत संपत्ति का, इसने जो छोटे किसान थे, इस कानून ने उनको जो है किसानों को नेपोलियन से बिल्कुल पूरी तरह से जोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन कोड का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट जन्म आधारित अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा संपत्ति का अधिकार दिया गया। एंड फिफ्थ पॉइंट परिवहन और कर प्रणाली में सुधार किया गया था। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपोलियन कोड में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप अपने लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो नेपोलियन कोड ने कानून के समक्ष समानता स्थापित की। मैं इस प्रावधान को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ या मानती हूँ, क्योंकि इसने कमजोर वर्ग पर शक्तिशाली के दबदबे को समाप्त किया और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप कोई भी कानून और प्रावधान जो आपको अच्छा लगता है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसानों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया कि किसान जो है उनका जो उनके पास जो जमीन थी वो मालिकाना हक नेपोलियन ने उनको दिया, जो वो प्रावधान भी मेरे अनुसार वो भी बहुत जो है महत्वपूर्ण आप कह सकते हो, जिससे किसान जो है वो काफ़ी खुश रहे। ठीक है, और उनको अपनी ज़मीन जो है वो उनको उसके ऊपर उनको मालिकाना हक मिला। तो इस तरह से आप जो भी आपको कानून या प्रावधान महत्वपूर्ण लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।